हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं आपका एनसीईआरटी सेक्शन। ऑलरेडी आपकी 2-3 क्लास हम लोग ले चुके हैं पहले ही, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी के आपको बता चुके हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी में वो है एग्जाम्पल नंबर 1.13। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम में हम लोगों से क्या पूछा गया है। प्रॉब्लम आपके सामने लिखी हुई है, ये आपके सामने बेटा एटम है और ये है एटम का न्यूक्लियस। ये दिख रहा है आपको, ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो चार्ज रहता है वो Ze, इतना चार्ज रहता है न्यूक्लियस में, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, क्योंकि एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल है। बताइए है या नहीं है? एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। अगर एटम ओवरऑल न्यूट्रल है तो इसका मतलब यह है कि जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। अदरवाइज कैसे एटम न्यूट्रल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जितना न्यूक्लियस में चार्ज है, न्यूक्लियस में होता है इतना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में इतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ चक्कर लगा रहा है बेटा, यहाँ चक्कर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक तो बाहर वाले पॉइंट पर यहाँ, ठीक है, और एक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा यहाँ पर। एक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो मैं बाहर और यहाँ दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम का यूज करूंगा। कैसे? अब आप ये देखो यार, अगर यहाँ खड़े होकर मैं बाहर से इस एटम को देखता हूँ, इस एटम को निहारता हूँ, तो बाहर से देखने पर ये एटम पूरी तरीके से न्यूट्रल लगेगा। बताओ लगेगा या नहीं लगेगा? बाहर से देखने पर ये एटम पूरी तरीके से न्यूट्रल लगेगा। जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर देगा और बाहर से देखने पर एटम लगेगा न्यूट्रल। अगर बाहर से देखने पर एटम न्यूट्रल लग रहा है, यानी टोटल चार्ज 0 लग रहा है, तो इस पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो भी 0 के बराबर रहेगा। यानी एटम के बाहर वाले पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, एटम के बाहर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर रहेगा। चलो भैया, एटम के बाहर वाले पॉइंट की बात तो हो गई। अब आते हैं एटम के अंदर। देखिए, अब आते हैं हम लोग एटम के अंदर और एटम के अंदर देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए ध्यान से, ये है हमारे पास में एटम, ये हमारे पास में एटम है भैया, ठीक है। और ये है अपने पास में एटम का न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज और वो है इतना प्लस Ze, और यहाँ पूरे में नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है और वो है माइनस के Ze। हमें बताना है कि एटम के सेंटर से, एटम के सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट है P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। एटम के सेंटर से यहाँ एक पॉइंट P है जिस पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा बेटा। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं यूज करूंगा गॉस थ्योरम का। अब क्या कहती है गॉस थ्योरम, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले R को रेडियस मानकर यहाँ आप एक गॉसियन सरफेस बना दीजिए। लो बेटा, हमने स्मॉल r को रेडियस मानकर ये बना दिया है गॉसियन सरफेस। ये हमने r को रेडियस मानकर बना दिया है गॉसियन सरफेस। बना दिया गॉसियन सरफेस? बिल्कुल बना दिया। इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? इस गॉसियन सरफेस की रेडियस है स्मॉल r। समझ रहे हो बेटा? ओके। अब आप ये देखो कि गॉस की थ्योरम क्या कहती है। गॉस की थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम का रिजल्ट है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे गॉस थ्योरम के ऊपर, हमें सबको सॉल्व करने के लिए यही कंसेप्ट लगाएंगे। भाई कैपिटल E का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। A का मतलब है कि ये जो रेड वाला गॉसियन सरफेस तुमने माना है ना,
रेड वाला गॉसियन सरफेस माना है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, इसका एरिया कितना होगा। Q का मतलब है इसके अंदर का चार्ज कितना होगा। Q का मतलब है इस रेड वाले सरफेस के अंदर का चार्ज कितना होगा। सिर्फ इसके अंदर अंदर का चार्ज चाहिए, सिर्फ इसके अंदर अंदर का चार्ज चाहिए। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो। देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें निकालना है ही। एरिया हो जाएगा हमारे पास में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब Q कितना होगा हमारे पास में, आप ये देखो Q कितना होगा। ये जो पिंक कलर की मैंने शेड की है, यहाँ कितना कितना चार्ज आ रहा है। इस पिंक कलर की शेड में एक तो न्यूक्लियस आ रहा है, दिख रहा है आपको न्यूक्लियस। इस पिंक कलर की शेड में एक तो ये न्यूक्लियस आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है, प्लस के Ze। तो चार्ज में एक तो आ गया हमारे पास में बेटा प्लस Ze, ठीक है। अच्छा, माइनस के Ze यहां पूरे में फैला पड़ा है। माइनस के Ze पूरा तो नहीं आ रहा है, क्यों, माइनस के Ze यहां से लेकर यहां तक है और हमें लेना है सिर्फ इतने पोर्शन का चार्ज, सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन का चार्ज। दिख रहा है आपको, सिर्फ इतने पोर्शन का चार्ज। तो इतने पोर्शन का चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस Ze को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और उतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे जितने का चार्ज हम लोगों को चाहिए। माइनस के Ze को, ये जो माइनस के Ze हम लोगों का यहाँ आ रहा है ना बेटा, माइनस के Ze, हमें इतने पोर्शन का चार्ज चाहिए। यहाँ जहाँ मैं ये ब्लैक कलर की शेड कर रहा हूँ ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब कैसे निकाला जाएगा वो नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस में हमारा पॉजिटिव चार्ज है जो मैं पहले ही ले चुका हूँ, प्लस Ze, और यहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज है माइनस के Ze। तो प्लस Ze तो आ गया हमारा ये, माइनस Ze आ गया इस पट्टी में। तो माइनस के Ze को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके मैंने इस गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि सिर्फ ये ब्लैक वाला चार्ज मेरे पास में आना चाहिए। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और अपॉन में है एप्सिलॉन नॉट। बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 4 पाई, पहुँच जाएगा इसके साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Ze आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, और नीचे आएगा हमारे पास में ये r स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। लो भैया, एटम के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0 और एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इतना। इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई हो बात, ठीक है। कर लीजिए आप लोग नोट डाउन, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। ओके स्टूडेंट, तो बेटा इस एग्जाम्पल के साथ हमारे NCERT के सभी एग्जाम्पल हो गए हैं फिनिश। अब हम आ जाते हैं NCERT की एक्सरसाइज पर, और NCERT की एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। यहाँ से हमारी NCERT की एक्सरसाइज स्टार्ट है। तो इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसी है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को सॉल्व करा चुका हूँ, उनमें थोड़ा सा हिंट मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी क्वेश्चंस जो थोड़े से मुश्किल हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बहुत आसान क्वेश्चन है उनमें मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा और आप लोग सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो ये है बेटा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग अ चार्जेस। बेटा ये तो हो गई हमारे पास में Q1 की वैल्यू, और ये हो गई हमारे पास में Q2 की वैल्यू, समझ आ रही है बात। और ये हो गई हमारे पास में R यानी डिस्टेंस। और काहे में बात हो रही है, एयर में बात हो रही है। तो एयर में फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला है अपने पास में अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू भी है, Q2 की वैल्यू भी है, R सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आप लोगों को निकल जाएगा। इस तरीके से NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। उम्मीद है कि हो जाएगी प्रॉब्लम, ज़्यादा समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.2 पर, और देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.2 क्या है बेटा हमारे पास में। एग्जाम्पल नंबर 1.2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्पेयर
of charge 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज माइनस के 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन. What is the distance between two sphere and what is the force on the second sphere due to the first? तो पहले इस क्वेश्चन के मैं बी पार्ट का आंसर आपको बताऊंगा. देखो, एक स्पेयर दूसरे स्पेयर पर इतना फोर्स लगा रहा है, एक गोला दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन लगा रहा है. अगर एक गोला दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन लगाएगा तो डेफिनेटली दूसरा स्पेयर भी पहले स्पेयर पर 0.2 न्यूटन ही अप्लाई करेगा. ये हमारा जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं बेटा, उसे सक्सेसफुली सेटिस्फाई करता है. पहला दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा बिल्कुल उतना ही फोर्स दूसरे वाला पहले वाले पर अप्लाई करने वाला है. इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे. ठीक है, अब आते हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट में. एक चार्ज हमें दिया गया है Q1 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 की पावर -6. दूसरा चार्ज हमें दिया गया है 0.8 इंटू 10 की पावर -6. माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 से है और इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो है 0.2 न्यूटन. आपको बतानी है कि डिस्टेंस कितनी होगी. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले से हो जाएगा सॉल्व. कैसे भाई? फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अब आर स्क्वायर को ले जाओ यहाँ पर, फोर्स को ले जाओ अपॉन में. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9. Q1 की वैल्यू है 0.4 इंटू 10 की पावर -6. यह है 0.8 इंटू 10 की पावर -6 और फोर्स की वैल्यू है 0.2. इधर से हम लोग हटाएंगे स्क्वायर तो इधर लग जाएगा हमारा अंडर रूट. ठीक है, आर के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा. सॉल्व करोगे आंसर लेकिन मीटर में आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा. आंसर जो आएगा ना यहाँ पर वो मीटर में आएगा. अगर आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे. उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया हो. बेसिक क्वेश्चन है बहुत, तो मेरा समय और आपका समय ख़राब करने की मुझे लगता नहीं की ज़रूरत है. आप लोग कर लेंगे आराम से. पहले भी मैं ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों को करा चुका हूँ ऑलरेडी. ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 1.3. चेक दैट द रेशो ऑफ KE स्क्वायर GME/MP इज डायमेंशनलेस. चलो भैया चेक करेंगे, कोई बात नहीं. Look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? ठीक है, रेशो क्या सिग्निफाई करेगा हमें ये भी बताना है. तो पहले तो हमें बताना है कि ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है ये डायमेंशन लेस है. देखो बेटा, ये जो KE स्क्वायर है और अपॉन में लिखा हुआ है GME/MP. KE स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं FR स्क्वायर और GME/MP को भी हम लिख सकते हैं FR स्क्वायर. अब FR स्क्वायर से FR स्क्वायर कैंसिल आउट और ये बन जाएगा हमारा डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस. अब सवाल उठा कि भाई KE स्क्वायर को FR स्क्वायर तुमने कैसे लिख दिया? कैसे लिख दिया तुमने KE स्क्वायर को FR स्क्वायर? देखो, न्यूटन के अकॉर्डिंग, सॉरी कूलम्स के अकॉर्डिंग 1/4πε0 को हम लिख सकते हैं K. Q1 की जगह E, Q2 की जगह E और अपॉन में आ गया R स्क्वायर. ये हमारा कूलम्स लॉ है. तो ऊपर बनेगा हमारे पास में KE स्क्वायर और नीचे बनेगा R स्क्वायर. अगर मैं R स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो ये बन जाएगा KE स्क्वायर इज इक्वल टू FR स्क्वायर. तो इसीलिए मैंने KE स्क्वायर को लिख दिया FR स्क्वायर. सिमिलरली जो ग्रेविटेशन में न्यूटन का लॉ है वहाँ GME/MP को मैं लिख सकता हूँ FR स्क्वायर. कैंसिल आउट तो ये बन गया हमारा डायमेंशन लेस. तो एक पार्ट तो हो गया हमारा इसका सॉल्व. अब आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट पर. हमें बताना है कि ये जो वैल्यू आपके सामने है इसकी वैल्यू क्या होगी और ये किस बात को रिप्रेजेंट करेगी. देखो, K को हम लिख सकते हैं
9 इंटू 10 की पावर 9, ई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 का होल स्क्वायर। कैपिटल जी को हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। एम ई को हम लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। और एम पी को हम लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। आ गया ना बेटा आपके सामने। अब सिंपल तुम्हें इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, और यहां से रिजल्ट ये निकल कर आएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहां से जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो ये आएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये रेशो हमारा इस बात को सिग्निफाई करेगा बेटा। ओके, तो आप लोगों के हो गए हैं 3 एग्जाम्पल, मतलब 3 क्वेश्चन, 1.1, 1.2 और 1.3। मुझे उम्मीद है कि इन तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.4 पर बेटा। ठीक है, पहले आप इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी कॉपी में बनाकर सॉल्व करिएगा। अब हम बात करेंगे 1.4 एग्जाम्पल की। तो बच्चों चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.4। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1.4 क्या है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो बेटा आपको याद होगा मैंने क्वांटाइजेशन का रूल आपको पढ़ाया था, Q इज इक्वल टू NE। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो n होगा ये हमेशा इंटीजर होगा, +-1, +-2, +-3 डैश डैश डैश। ठीक है, तो आप याद रखिएगा क्वांटाइजेशन का मतलब है Q इज इक्वल टू +- के NE, और जहां n हमेशा इंटीजर रहने वाला है, कभी डेसिमल में नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, ये है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग। अब आते हैं इसके बी पार्ट पर। वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक यानी लार्ज स्केल। देखो बेटा, जब आप बहुत बड़े स्केल पर बात करते हो, मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि जब आप बहुत बड़े स्केल पर बात करते हो तब आप इस वाले पॉइंट को इग्नोर करके चलते हो। क्यों? अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी वैल्यू है n की, तो मुझे लगता नहीं कि डेसिमल मैटर करेगा। मान लो n की वैल्यू है 2. n की वैल्यू हमारी ये समझ लो कि 1 करोड़ 0.1 है। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू है हमारी 1 करोड़ यानी 10 मिलियन 0.1। तो ये बताओ कि यार एक तरफ तो 10 मिलियन है और एक तरफ 0.1 है, क्या 10 मिलियन के सामने 0.1 की कोई औकात है? कोई औकात नहीं है। तो इसीलिए हम 0.1 को वहां इग्नोर करके चलेंगे और सिर्फ 10 मिलियन को लेकर चलेंगे। तो बहुत बड़े लेवल पर हम डेसिमल को देखकर नहीं चलते हैं, इसलिए बहुत बड़े लेवल पर क्वांटाइजेशन का जो रूल है वो इग्नोर करके हम लोग चलेंगे बेटा। बहुत बड़े लेवल पर क्वांटाइजेशन के रूल को हम इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, ओके। तो बेटा हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 1.4 तक, और मुझे उम्मीद है कि सभी एग्जाम्पल और 1.4 क्वेश्चन तक आपको डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो क्लियर करिए आप लोग। ठीक है बेटा, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा।